चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। पहले तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब पहला इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, मतलब वो मैच्योरिटी जब कंपनी बंद होगी तब उसको रिडीम करेंगे, तो वो तो अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश बैंक और अदर फाइनेंशियल एसेट। मतलब अगर इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो शेयर कैपिटल तो अपने इक्विटी में पड़े रहेंगे जिंदगी भर, जब तक कंपनी चल रही है तो वो तो अपनी इक्विटी ही हुई। तो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब देयर इज अ केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब उसमें तीन चीज है। इफ इट इज रिडीमेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, मतलब पता है कि इस डेट को होने वाला है, तो ऑलवेज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। पता है कि भाई इस दिन को अपन को रिडीम करना पड़ेगा, तो इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सामने वाला आके बोल देगा कि भाई आज के दिन मुझे रिडीम करके दे, तो कभी भी करना पड़ेगा। सो दैट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी कि भाई देना पड़ेगा, उस दिन तक अपन को रेडी रहना पड़ेगा कि इस दिन अगर वो मांगने आया तो अपन को देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। हो गया रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड द थर्ड थर्ड केस क्या है, रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी मतलब जो इश्यू कर रही है, अपनी जो कंपनी है उसके पास ऑप्शन है कि कब रिडीम करना है। तो पहले ट्रीट एज इक्विटी अंटिल द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम इट। मतलब जब तक कंपनी डिसाइड नहीं करके करती है कि हमें इसको रिडीम करना है, तब तक उसे इक्विटी में ही जारी जारी रखो। बट जिस दिन कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इसका रिडीम्शन होने वाला है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज as a financial liability. So when company announces redemption, then it will be reclassified from equity to the financial liability. Above classification shall not be affected by history of making redemption or availability of or non-availability of funds or intention of management. मतलब जो भी अपना क्लासिफिकेशन है उसका पिछले बार क्या किया था, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, अब फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तीन चीजें बोली मैंने, ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया वो तीन चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। हिस्ट्री में पास्ट हिस्ट्री क्या रही है कि कैसे करते थे, अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है कि नहीं, और इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट मैटर नहीं करेगा। तो तीन चीजें मैटर नहीं करेगी फॉर द अबाउट क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे अपन डिविडेंड अगर देते हैं, तो पहला अगर नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। अब नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब क्या होता है कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर डिविडेंड डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। तो जिस साल में प्रॉफिट हुआ उस साल जब डिक्लेयर करेंगे तब अपन उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी के दौर पे घोषित कर देंगे। सो नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर करने का बोलेंगे तब अपन फाइनेंशियल लायबिलिटी कर देंगे। अब आया क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या है कि अगर इस साल लॉस हुआ और अगले साल प्रॉफिट हुआ, तो पिछले साल का भी अगर होप रखते हैं क्या पिछले साल का भी डिविडेंड इस साल प्रॉफिट में से मिल जाएगा, तो वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड होगा। सो विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। तो ये भी वही, जब होगा तभी 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 तब तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तभी तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। बट क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर ऐसा बोल दिया है कि भाई जब भी क्यूमुलेटिव डिविडेंड है वो लास्ट में पे करेंगे। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड्स आर जनरली अनाउंस ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड दे विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी। मतलब ये क्या है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे अगर ऐसा कोई डिविडेंड बोला गया है कि क्यूमुलेटिव डिविडेंड जब कंपनी बंद होगी तब आपको मिलेगा, तो ये तो एक तरीके से अपने इक्विटी में एड ऑन ही होते जा रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में एड ऑन ही होते जा रहे हैं, तो वो तो अपने इक्विटी का पार्ट हो गया। तो इट इज इक्विटी। तो पहले दो फाइनेंशियल लायबिलिटी में गए, और ये जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स पेबल है टाइम ऑफ लिक्विडेशन है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन है, तो वो होगा अपना इक्विटी। हो गया। नाउ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? इसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए। अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एनी अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकती है, कॉमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, सिल्वर गोल्ड कुछ भी हो सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इट इन्वॉल्व्स जीरो और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेट ऑफ पे ये सट्टा लगाने जैसा है भाई। मुझे लगता है कि 3 महीने बाद ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो इट इन्वॉल्व जीरो और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। इट विल बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब वही बोला 3 महीने बाद हम, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस पर अपन सट्टा लगाते हैं, वो डेरिवेटिव, बट अंडरलाइंग असेट कुछ होनी चाहिए।
सो तीन चीजें होनी चाहिए, अंडरलाइंग एसेट, जीरो और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, एंड इट विल बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। तो वो है अपना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब स्कोप्ड आउट आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी चीज नहीं आएगी? पहला, एम्प्लॉय बेनिफिट्स अपन ने पढ़ा है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या है कि सामने वाले को पता थोड़ी है कि इसको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कब मिलने वाला है। सो मे बी इट विल बी अ फाइनेंशियल, अपने को क्या देना पड़ता है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में अपन को कैश देना पड़ता है, पीवीडीबीयू अकाउंट बनता है, वो रिसोर्स सब बनता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज स्कोप्ड आउट फ्रॉम फाइनेंशियल असेट। नाउ शेयर बेस्ड पेमेंट अपन को पेमेंट करना है शेयर में, तो वो क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। सामने वाली पार्टी को थोड़ी पता है कि कितनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आएगी, तो सामने वाले को अगर नहीं पता, देयर इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। थर्ड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑन विच इंडेक्स 27 इज एप्लीकेबल। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है? अगर अपन को एडवांस मिला, कोई भी चीज के लिए एडवांस मिला, कोई भी गुड्स देने वाले हैं और उसके लिए हम हमें एडवांस मिला, तो उसमें हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज टू गिव हिम द गुड्स, इट इज टू गिव हिम द इन्वेंट्री, नॉट एनी फाइनेंशियल एसेट। इन्वेंट्री इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। सो अपन को उसको इन्वेंट्री देनी है, तो वो इसमें से स्कोप आउट हो जाएगा। फिर प्रोविजंस, जीएसटी, आईटी पेबल, एनी टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कोई भी टाइप का स्टैट्यूटरी अगर ऑब्लिगेशन है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से स्कोप आउट हो जाएगा। फिर डीटीए डिटेल नीदर अ फाइनेंशियल एसेट नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी, दैट इज व्हाई नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। मतलब डीटीए डिटेल सिर्फ बुक एंट्री है, अंदर अंदर फिरवा रखा है, बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देन पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, वो सब तो अपने खुद के स्टैंडर्ड में आते हैं। कैपिटल, डब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, वो भी एक तरीके से पीपी की कैटेगरी में आता है, बट इट इज नॉट पीपी फुल्ली। देन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट, अब ये मेन है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट। अब नेट सेटलमेंट क्लॉज अलाउड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर नेट सेटलमेंट क्लॉज उसमें है, तो अगर उसमें स्पेक्युलेटिव इंटेंशन है, अगर नेट सेटलमेंट मतलब ऐसा है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि राम ने रावण को बोला कि तो भाई तू 3 महीने बाद, 3 मंथ्स आफ्टर, 10,000 kg वीट मुझे देगा एट द रेट 35। अब उस दिन पे जो भी रेट होगा, अगर वो नेट सेटलमेंट पे होने वाला है, तो वो एक टाइप का स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो गया। कि अगर सिर्फ नेट ट्रांजेक्शन, उसमें वीट को लेने जाने का, वीट को डिलीवर करने का कोई क्लॉज नहीं है, सिर्फ नेट कंसिडरेशन क्या होगा उस पर अगर डील करने की बात है, सो अलाउड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर नेट सेटलमेंट क्लॉज अलाउड है, तो फिर उसका तो स्पेक्युलेटिव इंटेंशन हुआ, सो इट विल बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब नेट सेटलमेंट नॉट अलाउड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल डिलीवरी। अगर फिजिकल डिलीवरी बोलने को करने को बोला है कि भाई तू वीट डिलीवर करना, अगर पेमेंट मिल जाएगा तुझे कैश या बैंक में और तुझे वीट डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो नो स्पेक्युलेटिव इंटेंशन है, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट अबाउट द नेट सेटलमेंट क्लॉज, पास्ट हिस्ट्री देखो एंड मैनेजमेंट इंटेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट हिस्ट्री देखो और मैनेजमेंट की इंटेंशन देखो। इफ नेट सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड, अगर नेट सेटलमेंट एक्सपेक्टेड है, जो अपना स्पेक्युलेटिव वाला अगर एक्सपेक्टेड है, तो वो फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। बट इफ फिजिकल डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। सो इफ नेट सेटलमेंट, मैनेजमेंट का पास्ट और हिस्ट्री देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि नेट सेटलमेंट में ही पेमेंट होगा, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बट अगर हमें लगता है कि फिजिकल डिलीवरी ही होगी, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो दैट इज द वे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, अगर कुछ नहीं बोला है, तो ये चीजें होंगी। फिर अलाउड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब फर्स्ट वाले में दो चीजें हैं शायद। इवन इफ नेट सेटलमेंट इज अलाउड, बट एंटिटीज इंटेंशन इज टू टेक फिजिकल डिलीवरी, मतलब अगर क्लॉज में लिखा है कि भाई नेट सेटलमेंट कर सकते हैं, बट अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ऐसा है कि मुझे तो फिजिकल डिलीवरी वेट मुझे देके जाना, तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सेकेंड, entity is not clear about its intention of contract having net settlement clause. Entity is not clear about its intention and contract have and contract entity is not clear about its intention and contract have नेट सेटलमेंट क्लॉज, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब मैनेजमेंट को पता नहीं है कि वो क्या करेगा, कि फिजिकल डिलीवरी लेना है या फिर
नेट क्लोज करना है, बट नेट क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा. Now, note in the second case, if it can be established that entity will take physical delivery and immediately sell it for speculative intention, then even though net settlement is allowed, then even though net settlement is not allowed, it will be a financial instrument. अब ये क्या है कि राम ने बोला कि भाई तू मेरे को भेजना. अब रावण भेजता भी है, बट राम बोलता है कि ये डायरेक्ट उसके गोडाउन पे आया भी नहीं है अभी तक, गोडाउन के गेट पे ही खड़ा है, और गेट से ही वो विभीषण को भेज देता है कि भाई ये तू ले जा, ये वाला माल तू ले जा, ये 10,000 किलो जो है वो माल तू ले जा @40 रुपीज. तो इसमें उसका इंटेंशन क्या था कि 40 और 35 का जो रेट डिफरेंस है वो उसको गेन कमाना था. तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज इट इज फॉर स्पेक्युलेटिव एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. स्पेक्युलेशन करने के लिए वो एंटर किया गया है. सो दैट वाज इट, दैट वाज द क्लास 2 फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट.